और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय सोनकर शास्त्री जी बीजेपी की तरफ से, लेकिन दो संवाददाता हैं, उनका पहले रुख कर लेते हैं। पहले नीतीश, ये बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान आरोप लगा रहा है, ऐसा लग रहा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक बड़ी साजिश पाकिस्तान की तरफ से की गई जिसे ध्वस्त कर दिया गया हमारी सेना की तरफ से, और अब कह रहे हैं कि भारत फ्लैग मार्च कर सकता है, पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है। ये सब कह के क्या साबित करना चाहता है पाकिस्तान? देखिए, कोई नई बात नहीं है, ये साजिश पूरी तरह से पाकिस्तान की है और इसके पीछे इमरान जो है खुद कोई काम नहीं करते, उनको जो है आर्मी और आईएसआई का जो है उनको इशारा मिलता है, उसके बाद जो है ये सारा चीज जो सारा ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। तो जो ये बात कर रहा है, पाकिस्तान हमेशा से प्रोपेगेंडा वॉर में इन्वॉल्व रहा है और इस तरह की चीजों को करके वो उकसा रहा है, चाइना को उकसा रहा है, वो नेपाल को उकसा रहा है, तो इस तरह की बातें वो करता रहता है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये बात तो पूरी तरह से सही है, जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने भी कहा कि इसके पीछे जो है पाकिस्तान का हाथ है। और जरा सोचिए कि ट्विटर के जरिए वो कह रहे हैं कि भारत एक ऑपरेशन करेगा, कैसे उनको ये जानकारी मिली? क्या पाकिस्तान की आईएसआई या जो इंटेलिजेंस सोर्सेज है यहाँ पर इतना उसको पहले ही सारी जानकारी मिल जाती है? तो जाहिर तौर से एक प्लॉट बनाने की कोशिश की गई है और उसी के तहत एक सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया जाने वाला था। लेकिन सुरक्षा बलों ने, जो इंटेलिजेंस को हमें बधाई देना चाहिए, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है जेएनके का, जिसने कि इसको टाइमली फॉयल कर दिया। विजय सोनकर शास्त्री जी, नीतीश बता रहे हैं कि समय रहते सेना ने एक जबरदस्त काम किया और एक बड़ी कामयाबी है, नहीं तो फरवरी 2019 की वो तस्वीरें जब भी हम याद करते हैं तो आंखें आंसुओं से भर आती हैं और ऐसा लगता है कि कैसे हो गया ये सब कुछ। लेकिन आज हमारी सेना को शाबाशी का दिन है, लेकिन ये जो शाबाशी है उसके पीछे पाकिस्तान की नापाक चाल भी पर्दाफाश होती दिख रही है। बिल्कुल प्रीति जी, आप सही कह रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से एक चाल थी, लेकिन हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बहुत अलर्ट हैं और इस समय बहुत तालमेल के साथ सारा काम चल रहा है। इसलिए दुश्मनों की यानी पाकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब यहाँ होने वाली नहीं है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके षड्यंत्र को जितनी जल्दी और अच्छे ढंग से होगा उस ढंग से उसको खराब किया जाएगा, उसको उसके मंसूबे को बर्बाद किया जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि इस समय पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है वहां पर एक तरह से देखा जाए तो कोरोना महामारी का भयानक प्रकोप है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बावजूद इसके इस प्रकार की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, सच्चाई तो ये भी है। और उसकी लगातार अगर इधर बीच देखें, कल भी उसका एक किसी प्रकार का स्टेटमेंट आया था कि उसने भारत के बारे में कुछ नाजायज टिप्पणी भी किया था। यानी देखा जाए तो पाकिस्तान में इस प्रकार की जो नाजायज टिप्पणियां हैं या दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां हैं, उनके पीछे केवल उनकी हताशा और निराशा है। वो समझ चुके हैं कि वो बहुत पीछे हो चुके हैं और एक इस समय संगठित भारत पूरे पाकिस्तान पर ही नहीं, पड़ोसियों पर ही नहीं, बल्कि दुनिया पर भारी पड़ने जा रहा है। इसलिए जरूर इस समय पड़ोसी देश होने की वजह से वो हताश और निराश हो सकते हैं। पर मेरा ख्याल है कि अब ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, अब पाकिस्तान के हर हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ये वो भारत है जो घुस करके पाकिस्तान के मंसूबों को नेस्तनाबूद कर देने वाला भारत। जी बिल्कुल। सुरेंद्र राजपूत जी, आप तो विपक्ष में हैं और हर मुद्दे पर सरकार की तीखी तीखी आलोचना करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसा ही ऑपरेशन चलेगा, वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ कानून ले आए, वो बता रहे हैं कि भारत चीन और नेपाल के साथ अपने संबंध तल्ख करता दिख रहा है और ये सब कुछ बरगलाने के लिए कर रहा है ताकि पाकिस्तान की जो छवि है वो खराब हो जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की छवि में कुछ बचा है जिसे सुधरने की जरूरत है? मतलब कुछ बचा भी है वहां पर? कोरोना से तो त्राहिमाम है ही जनता, और वो एक तरह से कहते हैं जैसे कि भाई आंखों पर पर्दा डाल लेना। पाकिस्तान की स्थिति तो ये है इस वक्त। देखिए, पाकिस्तान न सिर्फ झूठा है बल्कि एक मक्कार देश है। इनके जितने हुक्मरान हैं, इनके पास जब कुछ नहीं होता तो ये भारत की तरफ उंगली करके अपनी जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। सच्चाई ये है कि भारत के खिलाफ किसी भी नापाक हरकत का भारतीय सेना जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम थी, सक्षम है और सक्षम रहेगी। पाकिस्तान के दो टुकड़े करके जिस तरीके से भारतीय सेना ने
अदम्य साहस और अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया 1971 में, उसको लेकर के आज तक पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उनका प्रधानमंत्री कोई हो, उनकी सेना का हेड कोई हो, वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत को खाव देने की स्थिति में हमेशा लगे रहते हैं, जुगत में लगे रहते हैं। लेकिन उनके मंसूबे इस बार भी हमारी सेना ने नेस्त नाबूद कर दिए और आने वाले दिनों में भी हमारी सेना नेस्त नाबूद कर देगी। पाकिस्तान अपना कुछ भी बोलता रहे, भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने का किसी भी विदेशी मुल्क को कोई अख्तियार नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करे। और अपने देश को संभाले इमरान खान, पाकिस्तान को संभाले इमरान खान, हिंदुस्तान को संभालने के लिए 130 करोड़ 135 करोड़ हिंदुस्तानी सक्षम हैं और सभ्य तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं। दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 70 सालों में जिस तरीके से जो हमने विकास और तरक्की की है, उसके सामने अगर आप और कम से कम सुरेंद्र जी, गर्त में जा रहे एक मुल्क को इस बात को कहने की उसकी हैसियत नहीं है, तो उन्हें तो अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। संदीप बोल, ये जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं जिसको नाकाम किया है एक बड़ी साजिश को पाकिस्तान की, जरा बताइए कि किस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे और अगर ये इंटेलिजेंस इनपुट सही समय पर एग्जीक्यूट ना होते तो क्या हो सकता था? प्रीति, हम लोगों ने न्यूज़ 18 इंडिया ने 20 तारीख को एक खबर दिखाई थी जिसमें इस बात का खुलासा किया था हम लोगों ने कि किस तरीके से जो हिजबुल मुजाहिदीन है वो रियाज नाइकू जो कि उसका कमांडर था, उसको मार दिया गया, तो उसकी मौत का बदला लेना चाहता है और साथ ही जो है तकरीबन 10 दिनों के भीतर कोई बड़े अटैक को प्लान कर रहा है। इस तरीके की इनपुट जो है पहले से थी, क्योंकि इनपुट के अलग अलग तरीके होते हैं, लोकल इनपुट मिलता है, टेक्निकल इनपुट मिलता है, तो हर इनपुट को बहुत बारीकी से जो है जांचा जा रहा था, परखा जा रहा था। उसके बाद जो है जिस तरीके का ऑपरेशन प्लान किया गया, एक स्पेसिफिक इनपुट था कि इस तरीके की सेंट्रो कार है, इस तरीके का नंबर है, इसमें जो है व्हीकल बाउंड आईईडी यानी आईडी जो है बनाई गई है और इसको जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के खिलाफ जो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके मद्देनज़र ही जो ऑपरेशन प्लान किया गया और इतनी बड़ी कामयाबी जो है भारतीय सुरक्षा बलों को कश्मीर में मिली, पुलवामा में मिली। लेकिन अगर मैं पिछले 1 साल पहले की बात करूं, जब 2019 में पुलवामा में जो घटना हुई उसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली, उसके बाद एक वीडियो जो है तुरंत जारी किया गया था जिसमें यह बताया गया था वहाँ से कि जो शख्स जिसका नाम आदिल था, जिसने उस आतंकी घटना को अंजाम दिया था, वो जो है कश्मीर से है। तो तभी से पाकिस्तान के दिमाग में एक ये प्लान जो है वो चल रहा है कि जो भी घटनाएं यहाँ पे हो रही है उसकी जिम्मेदारी कश्मीर के जो आतंकी हैं, जो वहाँ के लोकल जो कि आतंकी तंजीमों में शामिल हैं, उनको लेने दिया जाए। हिजबुल मुजाहिदीन में अधिकतर जो आतंकी है वो लोकल आतंकी है, फॉरेन टेररिस्ट कम है। तो ऐसे में उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जो भी लश्कर और जैश जो भी आतंकी वारदात अंजाम देते हैं उनकी जिम्मेदारी हिजबुल को लेनी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एफएटीएफ में अपने आप को, अपनी छवि को बचाने के लिए वो इस तरीके से प्लान कर रहा है और उसी के मद्देनजर अभी भी फिलहाल जो है एक नया आतंकी संगठन जो है वो तैयार किया गया है। लेकिन सच्चाई है संदीप की एफएटीएफ की बात हो, ग्रे लिस्ट में जाने की बात हो, मौजूदा पाकिस्तान के हालातों की बात हो, सब कुछ बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आईजी विजय कुमार ने क्या बताया इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जो पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश करता है, सुन लीजिए। लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया, तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीडी स्क्वाड गया, जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको
पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि हम लोगों को इत्तला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है, और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश का कमांडर है, ये तीनों मिल के इसको अंजाम दे रहा था। तो क्या लगता है कि ये जैसे पुलवामा में वो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के, उसी तरह से ये अटैक भी होने वाला? बिल्कुल, ये किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। और क्या कहना है अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला? बिल्कुल, हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी तो इस तरह से कार में रखे गए बम को नाकाम किया गया, आईजी विजय कुमार बता रहे थे। रिफत अब्दुल्ला पुलवामा से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, रियाज नाइकू हुर्रियत के नेता के बेटे का आतंकियों के साथ ढेर हो जाना, क्या ये वो तमाम बौखलाहट है जिसको इस तरह से पेश करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरीके से आईजी ने कहा कि एक बड़ा हमला हो सकता था और उनसे पूछा गया कि क्या ये लेथपोरा पुलवामा में जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ पे, जिसपे 40 सीआरपीएफ लोगों की जान गई थी, क्या उस तरीके का अटैक हो सकता था? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उस हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर इस तरीके का हमला होता या उससे भी ज्यादा। रिफत, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, आपकी आवाज उतनी साफ नहीं आ पा रही है। आरएसएन सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। आरएसएन सिंह साहब, जरा ये बतला दीजिए, पाकिस्तान तक आवाज आपकी पहुंचेगी कि आखिर इस तरह की हरकतें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपका बेड़ा गर्क पहले भी था और अब इस तरह की हरकतों के बाद आप और ज्यादा दुनिया के मंच पर एक्सपोज होंगे। कोरोना काल में थू थू होगी चारों तरफ आपकी कि आप ये सब कर रहे हैं। आरएसएन सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आरएसएन सिंह जी, चलिए लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नीतीश, ये सब कुछ करना कोरोना काल में कितना बड़ा और ज्यादा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि खुद ही कोरोना काल में फजीयत हो गई है, आवाम खुद ही कर रही है कि भाई आपसे ना हो पाएगा, और अब ये सब भी करने में लगे हुए हैं। खिलाफ जो है जहर उगलते रहो, और अभी चूंकि पाकिस्तान उतना कैपेबल नहीं है कोरोना जैसी महामारी को, वैश्विक महामारी को कंट्रोल करने में, तो लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे कि जो है लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो, एक जो फीलिंग आए वहां के लोगों में, और टेररिस्ट जो हैं, जो रूल करते हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ जिनके काफी अच्छे रिश्ते हैं, जो जिहादीज हैं, तो वो भी जो है खुश हो जाए और दिमाग जो डाइवर्ट हो उनका। तो इसी वजह से जो है पाकिस्तान ने इस तरह की साजिश रची है, और लेकिन ये पहले भी इसको जो है नाकाम किया जाता रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जब कश्मीर में काफी स्ट्रांग हो गई है, साथ में जो है जो नेटवर्क है, चाहे टेक्निकल इंटेलिजेंस हो, सर्विलांस हो, वो सब भी काफी स्ट्रांग है। तो अब जो है पाकिस्तान की एक नहीं चलने वाली, और जिस तरह से नाकाम किया है भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की साजिश को, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, वरना बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। जी बिल्कुल। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, जिनकी कूटनीति हमने देखी है दुनिया के सामने कि जहां जहां कटोरा लेकर गए हैं खाली हाथ मिल गए हैं, नहीं तो कभी कभी किसी ने सोच समझकर कुछ मन में आया तो डाल दिया है। वो बता रहे हैं कि भारत को कैसे रिश्ते रखने अपने पड़ोसी देशों के साथ। जरा बताइए कि आगे अब क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इस तरह कोरोना काल में दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ सेना अपना काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल की चुनौतियां अलग है। आगे आप लोग पाकिस्तान से उसको सबक सिखाने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, उसकी रणनीति क्या है, रोड मैप क्या है? देखिए प्रीति जी, आपने बिल्कुल सही शब्द का चुनाव किया। आपने कटोरा
की जो बात कही है, वास्तव में पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय एक कटोरा इकोनॉमी के रूप में पूरी दुनिया में देखी जा रही है। और ऐसे जर्जर हालात में भी पाकिस्तान का ये दुस्साहस केवल दुनिया का अपने नागरिकों का ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार की हरकत कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल अलर्ट है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और जहां तक नेतृत्व की बात है, तो नेतृत्व ने तो खुला छोड़ रखा है सेना को कि वो किसी भी तरह से जवाब देने के लिए सक्षम है अपने आप में ही। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी हरकत होगी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जो आज ये हरकत रहा है, ये बड़ी घिनौनी हरकत रही है और एक बहुत बड़े हादसे को रोका जा सका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना पीरियड से तो भारत लड़ रहा है, जूझ रहा है और बेहतरीन मॉडल के रूप में दुनिया में इस समय अपनी एक तरह से पहचान भी बनाई है। लेकिन जहां तक आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये सशक्त भारत है और इस सशक्त भारत को अब पाकिस्तान कहीं से भी या अन्य पड़ोसी देश कहीं से भी कोई भी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आरएसएन सिंह जी भी नहीं हमारे है। साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी। आरएसएन सिंह जी, आवाज आप तक पहुंच रही है तो सर तो बताइए, रियाज नाइकू और हुर्रियत के नेता के आतंकी बेटे को जिस तरह से मौत के घाट उतारा, पाकिस्तान की बौखलाहट है ये, और साथ ही ये भी बताइएगा कि कहां मुंह दिखलाने के लायक बचेगा। वो लग रहा है कि दोबारा एक और बालाकोट चाहता है, 26 फरवरी 2019 वाला। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये पूरे पैंडेमिक के दौरान और ये रमज़ान के दौरान ये सारे हमले हुए, जिहादिज्म में एक नया स्पर्ट देखा। पूरी दुनिया आपको मालूम है पैंडेमिक से जूझ रही है, पाकिस्तान को भी जूझना चाहिए। कितना वो उससे लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हालात वहाँ अच्छे नहीं हैं। मैंने उनकी नॉर्मल डेथ्स और ऐसे जो डेथ्स का मैंने जब कंपैरिजन किया तो अगर एवरेज निकाल ले तो एवरेज से बहुत फर्क है। इसका मतलब वो अपने फिगर छुपा भी रहे हैं। और ऐसी हालात में इस तरह का स्पर्टी जिहादिज्म आपको मैं इतना बता सकता हूँ 2-3 कारणों से है। एक तो ये बिना चीन के प्रोडिंग के नहीं हो सकता है, ये चीन के प्रोडिंग के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं गिलगिट बल्टिस्तान का भी एंगल है, यहाँ चाइना का जो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट है उसके साथ भी लेना देना है। ये कहीं पे ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो हो रहा है उससे भी जुड़ा हुआ है, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, और ये अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक मैं इसको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। तो आपको भी इसको मल्टी लेयर्ड लेवल्स पे इसको एड्रेस करना होगा। और एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं कभी ये बोलने में कभी शर्माता नहीं हूँ, यहाँ पे कोई भी पैनल पे पाकिस्तान का नहीं बैठा हुआ, एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि ये जिहादिज्म का सपोर्ट करती है। वो इस लॉकडाउन के समय उनका भी ये मनोबल ऊंचा करने के लिए, जो उनके प्रॉक्सीज हैं उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए ये हमले होते। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने कही कि देखो ये रमजान के समय में ये जो आपके फौजी के बच्चे हैं और फौजी हैं वो रमजान मना रहे हैं। पाकिस्तान की जनता टैक्स देती है इनको लड़ने के लिए, और ये लड़वाते किसको हैं? तो वो मदरसों के वो बच्चों को यहाँ पर बेच के और हमारे कश्मीरियों को ये उकसा करके। तो ये अपने आप में देखो ये कहानी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो ये कूटनीति बढ़ाते आरएसएन सिंह जी, इन्हें तो अपनी गृह नीति पहले सही करनी चाहिए कि अपने आवाम के बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, और दूसरे देश के बच्चों के साथ जिनको जिहादी बनाने की वो पूरी तैयारी रखते हैं हर वक्त, उस पर भी उन्हें जरा सोचना चाहिए। शाहनवाज हुसैन बीजेपी से क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। आज का दिन एक बड़ी कामयाबी का दिन है। हमारी सेना ने, इंटेलिजेंस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सीआरपीएफ ने मिलकर एक बहुत बड़े होने वाले हमले को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद की साजिश को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और जितना बड़ा विस्फोटक लेकर वो वहां पर घुसे थे, जिस तरह से वो कार के बारे में पता लगा और उसको पकड़कर उसको विस्फोट से अलग उसको हटाया गया, उड़ाया गया, और एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है।
सुरेंद्र राजपूत जी, अभी RSN सिंह जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि इस पूरी साजिश के तहत पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो तो एग्जिस्ट करता ही है, इसमें चाइना की बैकिंग भी कहीं ना कहीं शामिल है। अफगानिस्तान के रोल से भी वो नकार नहीं रहे कि उसकी भी भूमिका हो सकती है। तो क्या ये भारत की जो मौजूदा चुनौतियां हैं उनसे डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के हमलों को अंजाम देने की कोशिश थी? निश्चित तौर पर मैं RSN सिंह से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नेपाल को उकसाया जा रहा है चाइना के द्वारा, जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने एक कॉलोनी के रूप में डेवलप कर लिया है, ग्वादर तो उन्होंने पूरा ले लिया है, लेकिन 1/3 पाकिस्तान को भी शायद उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। जिस तरीके से OROP की उनकी जो एक बॉर्डर रोड है जो पूरी दुनिया को करने का उनका प्लान है, उसको लेकर के ये सारी की सारी रणनीति कहीं ना कहीं जिसको कहा जाए इसके मास्टरमाइंड पाकिस्तान से इतर कहीं कोई और लोग हैं, वो भले ही चाइना में हो, भले ही और कहीं पर हो, लेकिन हाँ, ये जो मास्टरिज्म है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बियॉन्ड भी जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कैपेबिलिटीज आज की डेट में अपनी जनता को एड्रेस करने की तो हो नहीं पा रही हैं, अपनी जनता के टेस्ट तो वो कर नहीं पा रहे हैं, अपनी जनता को खाना तो दे नहीं पा रहे हैं। इमरान खान साहब अपनी जो है भैंसों को बेच करके तो कहीं ना कहीं अपने प्रधानमंत्री कार्यालय का खर्चा चला रहे हैं। वो पाकिस्तान हमारे यहाँ आईडी ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी खुद तो मुफलिसी की दौर से गुजर रहे हैं, बाकियों के यहाँ किस तरह धमाके की साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके देश के लोगों को जिहादी बना रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इन हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएगा वो आप ही खुद समझिए। और हालत इतनी बुरी क्यों है उसके पीछे भी ठीक ठाक बड़े कारण हैं जिस पर खुद पाकिस्तान को विचार करना चाहिए, नहीं तो हमारी सेना इसी तरह आपके सारे नापाक मंसूबों को ध्वस्त करती रहेगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,58,333 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,566 मरीज सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 194 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 4,531 पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 56,500 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 18,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना के मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे पायदान पर दिल्ली है, जहां 15,257 मरीज हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच चुका है। और 5वें नंबर पर है राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7,703 पहुंच गई है।